दोस्तों नमस्कार। कृष्णा जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जीके का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक तुगलक वंश के बारे में बताने जा रहे हैं। यह टॉपिक प्राय सभी एग्जाम जैसे एसएससी, रेलवे, डिफेंस, बीपीएससी, पुलिस एवं अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें भी जीके के क्वेश्चन आते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं तुगलक वंश। और इसी में हम लोग एक राजा तुगलक वंश में जिसे हम लोग पगला राजा या विवादास्पद राजा का भी हम लोग श्रेणी देते हैं, वह है मोहम्मद बिन तुगलक। यह बहुत सारा कार्य है जो तुगलक वंश में हुआ था। ठीक है, यहाँ तक यह भी कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का यदि सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ था तो वह तुगलक वंश के द्वारा ही किया गया था। यह नहरों के निर्माण की चर्चा किया जाए कि सर्वप्रथम नहर निर्माण जो भारत में हुआ था वो किस वंश या किस राजा की देन है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि तुगलक वंश का ही देन है। ठीक है, तुगलक वंश का तो बहुत ही प्रतापी राजा है जो इस वंश में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। जैसे आपको गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बताएंगे, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताएंगे, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक जो कि एक तरह से यह भी है जो बहुत ही अच्छा कार्य किया था। तो ये तीन प्रमुख इस वंश के राजा हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं तुगलक वंश। और यह तुगलक वंश है जो इसकी जो शुरुआत हुआ था खिलजी वंश के समाप्ति के बाद। खिलजी वंश के बाद एक राजा है जो मतलब स्वतंत्र राजा बना था, उसका नाम था खुसरो शाह। ठीक है, तो खुसरो शाह राजा बन चुका था, खुसरो शाह। ये जब राजा बना तो एक तरह से खिलजी वंश के मुबारक शाह जो तुगलक था उसको मुबारक शाह जो खिलजी था उसको मारकर एक तरह से खुसरो शाह है जो एक नया एक तरह से परंपरा का शुरुआत किया था। ठीक है, उसी समय खुसरो शाह को है जो गयासुद्दीन तुगलक है जो मार दिया था। और गयासुद्दीन तुगलक मारकर दिल्ली सल्तनत पे एक तरह से तुगलक वंश की स्थापना किया था। तो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में सबसे पहले जानेंगे। गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, और गयासुद्दीन तुगलक को शाह गाजी का भी उपाधि दिया जाता है। और ऐसे मारा किसको था? खुसरो शाह को। और इसका जो उपाधि है उसका नाम है शाह गाजी। और शाह गाजी का अर्थ है काफिरों को वध करना। ठीक है, काफिर होता है डरपोक को, अर्थात गयासुद्दीन तुगलक है जो अपने आप का जो उपाधि दिया था शाह गाजी। और शाह गाजी का जो अर्थ होता है काफिरों अर्थात डरपोक को मारने वाला राजा। ठीक है, तो शाह गाजी का भी उपाधि दिया था। और यह जो राजा है इसने जो नीति का पालन किया था उसका नाम है रस्म-ए-मयान की नीति। तो रस्म-ए-मयान की जो नीति पालन किया था, रस्म-ए-मयान की नीति, तो रस्म-ए-मयान की जो नीति गयासुद्दीन तुगलक ही पालन किया था। रस्म-ए-मयान जो होता है इसमें उदारता भी होता है। जहाँ पे उदारता की जरूरत है वहाँ पे राजा उदार रहेगा, और जहाँ पे उसको निडरता की जरूरत है, निरंकुशता की जरूरत है या कठोरता की जरूरत है वहाँ पे राजा कठोर रहेगा। अर्थात रस्म-ए-मयान नीति कहता है कि राजा समय पे उदार हो जाता है और दूसरे समय पे कठोर भी बनना पड़ता है। तो ये एक तरह से गयासुद्दीन तुगलक ही है जो इस नीति को पालन किया था। और इसके समय में सर्वप्रथम नहरों का एक तरह से कृषि कार्य के लिए नहरों की स्थापना किया गया था। तो नहर भी जो बनना शुरू हुआ था, ठीक है, नहर जो बनना शुरू हुआ था वो गयासुद्दीन तुगलक का ही देन है। ऐसे पूछ भी लिया जाएगा एग्जाम में कि बताइए किस राजा ने नहरों के निर्माण की प्रक्रिया को शुरुआत किया था, तो है गयासुद्दीन तुगलक। अर्थात इस राजा के मन में कृषि के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूकता था। वो जानता था कि जिस क्षेत्र में बारिश नहीं हो रहा है तो नहर है जो कृषि के लिए बहुत ही उपयुक्त है। और दिल्ली के ही नज़दीक इसने अपनी राजधानी को इसे दिल्ली में बना रखा था, लेकिन दिल्ली के नज़दीक तुगलकाबाद में
एक स्थापना किया था। जो तुगलकाबाद नगर है जो कि दिल्ली के पास ही पहाड़ी पर है, इस तुगलकाबाद का भी जो नींव डाला था या नगर का जो स्थापना किया था वो था गयासुद्दीन तुगलक। ये तुगलकाबाद का स्थापना किया था। तुगलकाबाद का इसने स्थापना किया था। और इसके समय में एक बहुत ही प्रसिद्ध सूफी संत थे, ठीक है, मुस्लिम धर्मगुरु भी आप कह सकते हैं, और उनका नाम था निजामुद्दीन औलिया, ठीक है, निजामुद्दीन औलिया। उद्दीन औलिया। तो इनके ही समय में गयासुद्दीन तुगलक के समय निजामुद्दीन औलिया भी थे। और निजामुद्दीन औलिया का एक प्रसिद्ध वाक्य बहुत ही एक तरह से चलन में है, खुनूजो दिल्ली दुरस्त। खुनूजो दिल्ली दुरस्त, यह वाक्य है जो निजामुद्दीन औलिया के द्वारा ही बोला गया था। और यह कब बोला गया था? एक बार गयासुद्दीन तुगलक है जो बंगाल अभियान के लिए निकले थे, ठीक है, वहाँ पे कुछ विरोध हो गया था, तो बंगाल में जो अभियान था उसके लिए एक तरह से गयासुद्दीन तुगलक है जो बंगाल में गए थे। जब बंगाल में गए तो दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया जिनसे उनका संबंध अच्छा नहीं था, वह क्या कर रहा था, किसी का एक बेटा था गयासुद्दीन तुगलक का और उसका नाम था जूना खां। तो जूना खां को एक तरह से आशीर्वाद दे रहा था कि तुम ही है जो राजा के लिए उपयुक्त है और अपने पिता को हटाकर एक तरह से राजा बन जाओ। और यह बात है जो गयासुद्दीन तुगलक जो कि बंगाल में था उसे मालूम हो गया और उसने धमकी भरा एक तरह से खत है जो अपने दूत के जरिए एक तरह से निजामुद्दीन औलिया के पास भिजवाया कि इस तरह से साजिश नहीं रचो, ठीक है। तो निजामुद्दीन औलिया कहता है खुनूज दिल्ली दुरस्त, खुनूज दिल्ली दुरस्त। इसको लिख देते हैं, खुनूज दिल्ली दुरस्त। अर्थात कहने का मतलब है कि दिल्ली अभी दूर है और होता भी कुछ ऐसा ही है। एक तरह से जो निजामुद्दीन औलिया का आशीर्वाद है जो गयासुद्दीन तुगलक पे लग जाता है, ठीक है। जब गयासुद्दीन तुगलक वापस आ रहा था, दिल्ली की ओर रुख कर रहा था, तो तुगलकाबाद अर्थात दिल्ली के समीप ही अफगानपुर में एक नया भवन है जो जूना खां बनाया था। उस भवन में थोड़ा समय के लिए विश्राम के लिए एक तरह से प्रवेश करता है और अचानक वह जो महल है, जो लकड़ी का महल था, वह पूरा का पूरा गिर गया और इसके चलते एक तरह से गयासुद्दीन तुगलक का मृत्यु हो गया। कहा जाता है कि जूना खां का ही यह साजिश था कि अपने पिता को एक तरह से महल में ही मार दिया था। ये है गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, जिन्होंने तुगलक वंश की स्थापना एक तरह से 1320 ईस्वी में किया था। चलिए हम लोग गयासुद्दीन तुगलक के बारे में जान लिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे जूना खां, और जूना खां का ही नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक, और इसे शॉर्ट फॉर्म में MBT भी बोल सकते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। और इस राजा को पहला हम लोग जूना खां के नाम से, अर्थात बचपन का इसका नाम जूना खां था, इसे जूना खां के नाम से भी जानते हैं। इस राजा के बारे में कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे ही विद्यमान एवं विवादास्पद राजा था। अर्थात
कई एक भाषाओं का यह ज्ञाता था और साथ ही साथ कई एक के विषयों का इसे अपार ज्ञान था। तो बहुत ही एक तरह से पढ़ाई लिखाई में एक तरह से तीक्ष्ण बुद्धि का जुनाखां था, ठीक है। लेकिन इसका जो कार्य था, जो भी काम करता था, प्राय वह कार्य है जो विवाद के अंदर आ जाता था। कोई भी इसका कार्य ढंग से सफल नहीं हो पाया था। और ये जो बेटा था वह है गयासुद्दीन तुगलक का, ठीक है। इसी के दरबार में एक मोरक्को का निवासी रहता था, उसका नाम था इब्न बतूता। और इब्न बतूता है जो अफ्रीका में एक देश है, ठीक है। पहले उसे अरब देश भी कहा जाता था, तो अफ्रीका में एक देश है मोरक्को। इब्न बतूता है जो इन्हीं के दरबार में, मोहम्मद बिन तुगलक के ही दरबार में रहते थे, ठीक है। और यह भी बहुत बड़ा ही ज्ञाता था। इसे बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, ठीक है। और उसके बाद कुछ समय के बाद इब्न बतूता को चीन में एक तरह से दूत के रूप में, मतलब राजा के दूत के रूप में इब्न बतूता को भेजा गया था। ऐसे इब्न बतूता का बहुत ही प्रसिद्ध बुक है और उसका नाम है रहेला, ठीक है। तो इब्न बतूता का नाम जरूर सब एक तरह से याद कर लीजिएगा कि इब्न बतूता किनके दरबार में रहते थे। तो इब्न बतूता है जो यही पगला बादशाह जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं उन्हीं के दरबार में रहते थे, ठीक है। और कभी कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इब्न बतूता हैं वह किस देश के निवासी हैं। तो मोरक्को के निवासी हैं और इनकी पुस्तक का भी नाम पूछा जाता है। इनका पुस्तक का नाम है रहेला, ठीक है। तो रहेला, और ये व्यक्ति जो था, जो नियुक्ति का जितने भी प्रक्रिया था, मतलब जो भी वैकेंसी निकलता था उस जमाना में, तो नियुक्ति का जो प्रक्रिया रखे हुए था वो योग्यता के आधार पर, अर्थात मेरिट के आधार पर। इसी तरह नहीं है कि किसी को कोई भी विभाग का अधिकारी या कुछ भी बना दिया जाता था। तो इसने योग्यता को आधार माना था, ठीक है। योग्यता का आधार बनाकर एक तरह से किया था। यह जो राजा था उस समय सबसे ज़्यादा एक तरह से तुगलक वंश या दिल्ली सल्तनत में एक तरह से इसका विस्तार हुआ था। यदि नक्शा पे देखा जाए तो उत्तर में नेपाल, ठीक है, नेपाल के तराई तक मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। उसी तरह से दक्षिण में देवगिरी, और देवगिरी को ही हम लोग दौलताबाद के नाम से जानते हैं। तो दौलताबाद या देवगिरी, दौलताबाद, ठीक है। इसी देवगिरी को मोहम्मद बिन तुगलक है जो दौलताबाद नाम है जो रख दिया था। उसी तरह से पूरब में है जो बंगाल और उड़ीसा तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था, ठीक है। और पश्चिम में है जो लगभग गुजरात तक इसका साम्राज्य है जो फैला हुआ था, गुजरात या सौराष्ट्र, ठीक है। इस प्रकार से इसका विस्तार, इसने अपने आप को इतना अपने राज्य का विस्तार कर लिया था। इसके बाद इस राजा को हम लोग बहुत ही विवादास्पद राजा या सनकी राजा भी कह सकते हैं। इसने क्या किया था कि दिल्ली में राजधानी था इसका, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का। उसने क्या किया कि अपनी राजधानी को दौलताबाद शिफ्ट कर दिया था। ये दौलताबाद है जो महाराष्ट्र, कहाँ दिल्ली और कहाँ दौलताबाद में अपनी राजधानी को लेकर चला गया था। और फिर कुछ दिन के बाद इसके मन में क्या ऐसा चीज आता है कि दौलताबाद से फिर यह दिल्ली आ जाता है। ऐसे कुछ लोग कहते हैं कि दिल्ली की जनता इसे गंदी गंदी खत लिखा करता था, इसके चलते उब कर दिल्ली छोड़ दिया। यह भी कारण बताया जाता है कि मंगोल बहुत ही प्रभावशाली थे। हम बलबन सब में भी आपको चर्चा किए थे, इल्तुतमिश में चर्चा किए थे कि मंगोल है जो इस रुख करता था। तो मंगोल का आक्रमण एक तरह से इसका भी भय है जो कुछ सताता था, और यह सब भी माना जाता है। लेकिन एक तर्क या एक थेसिस ये भी दिया जाता है कि दौलताबाद को मुस्लिम संस्कृति, अर्थात जिस धर्म को हम मानता था उस संस्कृति के अनुसार उसे करना चाहता था, ठीक है। क्योंकि भारतवर्ष में हिंदुओं की संख्या बहुत ज़्यादा था, आज भी है, और उस जमाने में तो मत पूछिए, उस समय तो हिंदू ही हिंदू थे, हिंदू
धर्म ही सर्वोपरि था। लेकिन चंद मुट्ठी भर मुस्लिम लोग आकर इस भारतवर्ष पे एक तरह से राज्य करते थे। तो दिल्ली से दौलताबाद किया था और फिर कुछ दिन के बाद दौलताबाद से दिल्ली शिफ्ट कर दिया था। इसी सब के चलते इसे हम लोग पगला बादशाह के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसका जितना भी कार्य था लगभग उसमें विवाद ही पड़ जाता था, कोई भी कार्य ढंग से सफल नहीं हो पाता था। एक घटना और है, उसमें हम आपको चर्चा कर रहे हैं। इसने क्या किया था कि कर, ऐसे तो पहले से भी कर लगाया जा रहा था और खास करके राजा लोग हैं जो कृषि पे कर लगाते थे। और दोआब क्षेत्र जो कि नदी के किनारे का जो भूमि रहता है वहाँ पे कृषि है जो बहुत ही अनुकूल माना जाता है या बहुत ही उपजाऊ जमीन माना जाता है। इसने क्या किया था कि सनक में दोआब भूमि पे, ठीक है, दोआब भूमि पर इसने क्या किया था कि 50% तक कर में वृद्धि कर दिया था। और दुर्भाग्य कहिए कि उस साल है जो बारिश नहीं हुआ और जनता है जो बेदम हो गया था, क्योंकि निष्ठुर भी था। ठीक है, एक जो फरमान सुना देता था उसके बाद यह वापस नहीं लौटता था। तो दोआब क्षेत्र, ठीक है, दोआब क्षेत्र में एक तरह से कर को लगाया था। ऐसे कृषि कार्य में यह कर्ज भी जनता लोग को देता था और उसका नाम था तकाबी। क्या नाम था? तकाबी। तकाबी है जो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा कृषि कार्य में जो कर्ज दिया जाता था उसे ही हम लोग कहते हैं, तकाबी का नाम से हम लोग जानते हैं। साथ ही साथ इसने कृषि के लिए एक विभाग खोल रखा था और उसका नाम है दीवान अमीर कोही। तो दीवान अमीर कोही है जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही विभाग खोला हुआ था और यह विभाग है जो कृषि कार्य में सहायता प्रदान करता था। तो दीवान अमीर कोही, दीवान अमीर कोही, ठीक है। तो राजा चाहता था कि विकास होवे, जनता की भलाई होवे, लेकिन इसका दुर्भावना कहिए या एक तरह से अनलक कहिए कि यह कभी सफल नहीं हो पाता था। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिएगा। साथ ही साथ सिक्का, एक बार क्या हुआ था कि इसके समय में चांदी का सिक्का है जो चल रहा था। ठीक है, तो चांदी का सिक्का है जो खत्म हो गया या चांदी की कमी आने लगा था। जब चांदी का कमी आने लगा था इसने कांसा का सिक्का है जो सांकेतिक मुद्रा के रूप में ढलवाना शुरू किया था और वहाँ के जनता, दिल्ली के जनता या इसके जो साम्राज्य के जनता थे उसने नकली कांसा का सिक्का है जो ढाल लिए। ठीक है, और वह दिल्ली के दरबार में या दिल्ली कोष में एक तरह से जमा होना शुरू हो गया था। उससे भी इस राज्य को बहुत ही घाटा लगा था। ठीक है, क्योंकि नकली मुद्रा दे देकर राजा को या अन्य लोगों को चूना लगाना शुरू हो गया था। इसके चलते उस समय इसकी साम्राज्य का अर्थव्यवस्था है जो बहुत ही गिर गया था। उसी तरह का घटना है, सिक्का में भी बेचारा सफल नहीं हो पाया, तो सिक्का हो गया घटना। उसके बाद खुरासान है जो मध्य एशिया में एक देश है। तो खुरासान वाले जो थे वो बहुत ही बर्बर थे और खास करके मिस्र को, मंगोलिया को और मोहम्मद बिन तुगलक के जो साम्राज्य था वो सब पे हमेशा हमला बोलते रहते थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा कि क्यों न तीनों मिलकर, जो एक तरह से मिस्र है, मंगोलिया है और हम लोग तीनों मिलकर एक गुट बनाते हैं और उस गुट का नाम रखा था त्रिगुट। ठीक है, त्रिगुट नाम रखा था। इस गुट का जो मुख्य कार्य था जो खुरासान लोग को दमन करना, इसे दमन करना खुरासान को।
खुरासान को दमन करना। लेकिन और उसके लिए इसने क्या किया था कि 3,70,000 सैनिक को नियुक्त कर दिया। ठीक है, एक तरह से 3,70,000 और साथ ही साथ 1 साल का इन लोग को वेतन भी मिल गया। लेकिन संयोग कहिए कि समझौता हो गया था, खुरासानी लोग समझौता कर लिए थे कि अब है जो हमला आप लोग पे नहीं करेंगे। तो यहाँ तो मोहम्मद बिन तुगलक है जो क्या कर लिया था, भारी सैनिक का एक तरह से क्या किए हुए था, गठन किए हुए था। इससे भी से बहुत ज्यादा साम्राज्य को घाटा हुआ था। ठीक है, उसी तरह से है कराचिल का अभियान। तो कराचिल का जो अभियान है, कराचिल का अभियान, तो कराचिल का अभियान है जो हिमालय पे एक कुमाऊं नामक एक जगह है। ठीक है, पहाड़ी इलाका है, जबकि दिल्ली ये सब है जो मैदानी इलाका है, वहां पे हमला बोलना शुरू किया था। ठीक है, कुमाऊं जो जगह है, और उस अभियान का नाम रखा गया था कराचिल का अभियान। इस अभियान के लिए 1,00,000 सैनिक है ना, इतना सैनिक था, उसमें से 1,00,000 सैनिक को भेजा गया था। लेकिन बताया जाता है कि 1,00,000 सैनिक में से मात्र 3 सैनिक ही लौटकर आते हैं, क्योंकि जो हिमालय पे जो जगह है, ठीक है, कुमाऊं, वो पूरी की पूरी ये जो सैनिक बर्फीला हवा को बर्दाश्त नहीं कर पाए और लगभग सभी लोग मारे गए थे। इबन बतूता कहते हैं कि मात्र 3 सैनिक ही लौटकर इस अभियान से आए थे। इस प्रकार से मूर्खतापूर्ण और एक तरह से विवादों में घिरा हुआ यह साम्राज्य रहता था। ठीक है, अंत में बोलता है जब इतना जो हो गया, सिक्का में भी उसी तरह से दिक्कत हुआ था, उसी तरह से खुरासान अभियान रहे, कराचिल का अभियान रहे, या दिल्ली से दौलताबाद और दौलताबाद से दिल्ली, ये सब के चलते एक तरह से बोलना शुरू किया था मोहम्मद बिन तुगलक कि मेरा सारा साम्राज्य जो बीमार पड़ गया था। बदायूं जो कि बहुत बड़े इतिहासकार हैं, वह कहते हैं कि इनकी मृत्यु के बाद साम्राज्य राजा को जनता से मुक्ति मिल गया और जनता को राजा से मुक्ति मिल गया। कुछ इस तरह का व्यक्तित्व मोहम्मद बिन तुगलक का था। चलिए एक राजा और देख लेते हैं, वह भी बहुत ही प्रसिद्ध राजा हैं और एग्जाम में उनके बारे में भी पूछा जाता है, और उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। चलिए फिरोज शाह तुगलक के बारे में देखते हैं। देखिए, जो फिरोज शाह तुगलक था वह मोहम्मद बिन तुगलक का ही चचेरा भाई था। चचेरा भाई, ठीक है, यह चचेरा भाई था। और इसने उलेमा है जो मुस्लिम धर्म गुरु को कहते हैं, तो उलेमा को अधिकार दे रखा था कि प्रशासनिक देख रेख में, राजा जो प्रशासन का जिम्मेदारी था उसमें उलेमा लोग भी हस्तक्षेप कर सकता है, या उलेमा भी प्रशासनिक कार्य में राजा के मदद है जो कर सकता है। और यह क्या था कि इसने सिक्का पे खुदवा रखा था कि खलीफा का नायक राजा होता है। खलीफा है जो मोहम्मद पैगंबर साहब जो कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हैं, उनके जो एक तरह से धर्म गुरु हुए थे, ठीक है, मतलब पैगंबर के जो फॉलोवर जो मुस्लिम गुरु थे उसी को हम लोग खलीफा कहते हैं। और ये जो फिरोज शाह तुगलक है, सिक्का पे क्या खुदवा रखा था कि राजा है जो खलीफा का नायक होता है, अर्थात राजा है जो खलीफा से भी ऊंचा होता है। जबकि एक परंपरा चल रहा था कि मुसलमान समाज में खलीफा का जो पद था वो बहुत ही ऊंचा था, ठीक है।
लेकिन यह उस तरह को नहीं मानता था, अपने आप को राजा को समझता था कि राजा तो देवदूत है, खलीफा से भी बड़ा एक तरह से राजा होता है। और मोहम्मद बिन तुगलक अपने समय में बहुत सारे कर को जनता पे लाद रखा था। इसने क्या किया था, फिरोज शाह तुगलक मात्र 4 कर को कर दिया था, 4 कर व्यवस्था था, अधिकांश कर को हटा दिया था। ये जो 4 कर है, 4 कर, ये 4 कर था। पहला है खराज, ठीक है, खराज, खराज है जो कृषि कर पे था, ठीक है, कृषि के लिए जो कर लिया जाता था उसे खराज कहा जाता था। दूसरा जो कर है उसका नाम है खम्स, उसका नाम है खम्स, और खम्स है जो लूट का, ठीक है, मान ली कहूँ हमला बोलना है, इसका सैनिक है जो एक तरह से हमला करता था राजा के नेतृत्व में या राजा के आदेश पर, और जो भी चीज लूट कर लाता था उसे है जो कुछ हिस्सा है जो राजा रखता था। ऐसे तो बोला जाता है कि 1/5 हिस्सा है जो राजा रखता था, और राजा है जो 4/5 हिस्सा को अपने सैनिकों में बांट देता था, ताकि लोग अच्छी तरह से लूटपाट सैनिक इसका करे, ठीक है। तो दूसरा जो था वो खम्स था। तीसरा हो गया जकात, जकात, और ये जो जकात था वो एक तरह से धनी मुसलमान लोग, व्यापारी जो वर्ग के थे, उस पे जकात लगाया जाता था, ताकि राजा को आप कर दीजिए तब जाकर राजा है जो सैनिक या अन्य चीजों को व्यवस्था कर सकता है, इसलिए सब कर था। और एक जो कर था उसका नाम है जजिया, चौथा जो कर है उसका नाम है जजिया। ऐसे जजिया है जो 4 मुस्लिम राजा है जो लगाए थे, ठीक है। पहला जो राजा जजिया लगाया था ये उसका नाम था मीर कासिम, ठीक है, तो मीर कासिम लगाया। ये फिरोज शाह तुगलक है जो जजिया जब लगाया था तो ब्राह्मण जाति, उस समय ब्राह्मण को बहुत ही पूज्य माना जाता था और उस पर कोई कर नहीं था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक है जो जजिया के अंतर्गत ब्राह्मण को भी ले आया था, अर्थात ब्राह्मण भी हैं जो जजिया कर देंगे। तो दूसरा था जो फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह। उसके बाद अकबर थे, अकबर भी जो जजिया लगाए थे। अकबर के बाद में से अकबर जो हटा दिया था, बाद में औरंगजेब, औरंगजेब। और एक और है जिसका नाम हम लोग मुगल बादशाह में ही जानते हैं, रंगीला बादशाह, उनका नाम था मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह भी है जो जजिया लगाए थे, तो मोहम्मद शाह। तो कुल आपका हो गया 5 राजा, ठीक है, 5 राजा है जिन्होंने जजिया कर को लगाया था। और फिरोज शाह तुगलक है जो ब्राह्मण जाति पे भी जजिया कर है जो लगाया। ऐसे जो फिरोज शाह तुगलक है जो बहुत ही से कठोर भी माना जाता है, लेकिन लोक कल्याण समाज की भलाई के लिए बहुत सारा कार्य भी करता था। तो निरंकुश लोकतांत्रिक राजा भी इसे आप कह सकते हैं। इसे फिरोज शाह तुगलक को प्रथम निरंकुश कल्याणकारी राजा के संज्ञा दिया गया है। इसे बोला गया है प्रथम निरंकुश कल्याणकारी राजा, कल्याणकारी राजा, ठीक है। इसके पीछे जो तर्क दिया जाता है, इसने क्या किया था कि अपने समय में बहुत सारा निर्माण का कार्य किया था, और निर्माण कार्य के लिए निर्माण विभाग का स्थापना किया था। एक काम जो किया था निर्माण विभाग का स्थापना, है ना, लोक निर्माण विभाग का स्थापना।
दूसरा इसने कार्य किया था, बेरोजगार लोग के लिए रोजगार दफ्तर खुलवाया था, ताकि बेरोजगार लोग जाकर रोजगार दफ्तर से एक तरह से रोजगार मांग सकते हैं। तो रोजगार दफ्तर भी खुलवाया था। इस सबसे जनता की क्या हो रहा था, भलाई भी हो रहा था, लेकिन साथ ही साथ निरंकुश भी था। जजिया कर भी इसने लगाया था, ठीक है ना। जजिया कर या बहुत सारा एक तरह से जो हिंदू जाति पे दमन करने के लिए, हिंदू धर्म को दमन करने के लिए तरह तरह की यातना भी इसने दिया था। तो चलिए रोजगार भी एक तरह से किया। उसके बाद दीवाने खैरात की स्थापना किया था। दीवाने खैरात, दीवाने खैरात, दीवाने खैरात जो विभाग था, खास करके मुस्लिम विधवा औरत को एक तरह से आर्थिक मदद करता था। नहीं तो ऐसा मुस्लिम लड़की को जिससे भी शादी नहीं हुआ है, वो आर्थिक रूप से एक तरह से क्या है, कमजोर है, तो दीवाने खैरात जो विभाग था उन लोग को मदद करता था। साथ ही साथ यह राजा को एक तरह से गुलामों को रखने का शौक था। कहा जाता है कि इसके समय में सबसे ज़्यादा दासों की संख्या था, अर्थात राजा का जो सेवक था इसके ज़माने में बहुत ज़्यादा थे। और उसके लिए एक विभाग बनाया था और उसका नाम था दीवाने बंदगान। तो दीवाने बंदगान विभाग का भी स्थापना किया था। दीवाने बंदगान, दीवाने बंदगान की स्थापना इन्होंने किया था। साथ ही साथ बहुत सारा बगीचा, बाग एवं झील का भी निर्माण किया था, ठीक है। फल को, गुणवत्ता को सुधारने का भी इन्होंने बहुत सारा प्रयास है जो किए हैं, ठीक है। इस राजा है जो कैसे फल की गुणवत्ता को सुधारा जाए, ज़्यादा एक तरह से अच्छा फल रहेगा, उस जनता को भी लाभान्वित होगा, ठीक है। साथ ही साथ यह राजा है जो सिंचाई कर भी लागू किया था और उसका नाम था हस्मेसर्व, ठीक है। उसका क्या नाम था, हस्मेसर्व। तो हस्मेसर्व एक प्रकार से सिंचाई कर था, अर्थात पानी पे कर लगाया जाता था, क्योंकि इसके समय में या ये जो वंश था उसमें नहरों का बहुत सारा एक तरह से व्यापक विस्तार हुआ था और उसके लिए एक तरह से कर लगाया था और उसे सिंचाई कर भी आप बोल सकते हैं या हस्मेसर्व कर। ये जो फिरोज शाह तुगलक था जो कुछ प्रसिद्ध शहर का भी स्थापना किया था, जैसे इनका नाम है फिरोज ना, तो फिरोजाबाद, जो फिरोजाबाद है, फिरोजाबाद, उसी तरह से फिरोजपुर, फतेहाबाद, फिरोज शाह कोटला जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, दिल्ली का क्रिकेट स्टेडियम है, तो फिरोज शाह कोटला भी है जो इन्हीं के द्वारा एक तरह से निर्माण कराया गया था। और अपने भाई के सम्मान, जूना खां के सम्मान में जौनपुर का स्थापना करवाया था, ठीक है। जौनपुर, ये जौनपुर भी जो बनवाया गया है वो है जो इसके द्वारा बनाया गया था फिरोज शाह तुगलक। और किस लिए बनाया था, मोहम्मद बिन तुगलक के सम्मान या याद में जौनपुर, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक को हम लोग जूना खां के नाम से भी जानते हैं। ऐसे इनका अपना कुछ एक तरह से बायोग्राफी भी है, जैसे फतुहात ए फिरोज शाही। तो फतुहात ए फिरोज शाही, फतुहात, फतुहात ए फिरोज शाही, ये जो फिरोज शाह तुगलक द्वारा अपनी जीवनी है जो इस किताब में लिखे हैं। तो फतुहात ए फिरोज शाही, फतुहात, ठीक है। हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं और बिहार में फतुहा बहुत ही प्रसिद्ध जगह है, ठीक है, पटना के नज़दीक है। और इनका नाम, ये जो बायोग्राफी किताब लिखे हैं उसका नाम है फतुहात ए फिरोज शाही। ये जो फिरोज शाह तुगलक द्वारा लिखा हुआ है, उसी तरह से तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज
शाही, इनमें भी फिरोज शाह के बारे में बहुत सारे एक घटना का चर्चा किया हुआ है। इनके ज़माना में बरनी, जैसे जो तारीख फिरोज शाही है जो बरनी द्वारा लिखा हुआ है, इनके समय में अफीक, ठीक है ना, शम्से सयाज, ये सब है जो प्रसिद्ध विद्वान इनके दरबार में रहा करते थे। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। मन लगाकर पढ़िए।